नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मनोज लांबा आप सबका स्वागत करता हूं एमएल एकेडमी भिवानी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के बिल्कुल नए प्रश्नों का पार्ट नंबर 5। इससे पहले मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पेपर में पूछे जाने वाले नए प्रश्न पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। पिछले वीडियो पर जितने भी कमेंट आए थे उनमें से मैंने एक कमेंट को यहाँ लिया है। ये कमेंट किया है मान ठाकुर ने, और ये लगभग हर वीडियो पर एप्रिसिएशन करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट करते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि थैंक्स सर, दिल से इतनी अच्छी वीडियो हम सब के लिए लाने के लिए। तो मान ठाकुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हर वीडियो में किसी एक कमेंट को चूज़ करके इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और आप अन्य अपडेट्स के लिए एमएल एकेडमी भिवानी का फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अगर एमएल एकेडमी भिवानी लिखेंगे तो आपको ग्रुप मिलेगा, जिस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं अन्य अपडेट्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हेलीकॉप्टर मनी शब्द किसने दिया? तो हेलीकॉप्टर मनी शब्द मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया। तो ये शब्द वर्तमान में जो कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक संकट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रचारित हो गया है और इसके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। तो हेलीकॉप्टर मनी शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ तो है कि लोगों के बीच हेलीकॉप्टर से पैसा फेंका जाए, लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या है? देखिए, इस समय बहुत से लोगों का रोज़गार छिन गया है और आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, आर्थिक मंदी छाई हुई है। तो हेलीकॉप्टर मनी का अर्थ है कि जितने भी देश हैं जो आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, उन सब के सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मुद्रा छापें और उसे डायरेक्ट ट्रांसफ़र करें लोगों के पास। तो इसका मतलब ये है कि लोगों की जेब में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सरकार पहुंचाए, ताकि लोग उस पैसे से डिमांड करें और डिमांड से प्रोडक्शन बढ़े और प्रोडक्शन बढ़ने से इकोनॉमी बूस्ट हो, अर्थव्यवस्था जो है वो तेज़ी की तरफ बढ़े। तो इसका अर्थ है हेलीकॉप्टर मनी। दूसरा सवाल है, सबरीमाला मंदिर जो केरल में है किसे समर्पित है? तो ये भगवान अयप्पा को समर्पित है। तो ये मंदिर पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी विवादों में है, क्योंकि भगवान अयप्पा के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता। और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित की। मैं आपको बता दूं कि संवैधानिक पीठ में कम से कम 5 जज मिलकर फैसला देते हैं। तो सबरीमाला मंदिर के विवाद में भी ऐसा ही हुआ। 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ, जिसमें 5 जज थे, ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी दी। लेकिन अब भी महिलाओं को वहां प्रवेश नहीं दिया जा रहा। केरल के बहुत से लोग इस फैसले के विरोध में हैं और सुप्रीम कोर्ट में लगभग 50 से अधिक पुनर्विचार याचिकाएं जो हैं दाखिल हो चुकी हैं। सबरीमाला मंदिर में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, मकर विलक्कू फेस्टिवल। तो मकर विलक्कू फेस्टिवल जो है वो सबरीमाला मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखें। इसके बाद है शक्ति किन देशों का सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और फ्रांस के आर्मी का सैन्य अभ्यास है। तो थल सेनाओं का सैन्य अभ्यास है। भारत और फ्रांस के 2 अन्य सैन्य अभ्यास होते हैं। एक है गरुड़, और ये वायुसेनाओं का अभ्यास है भारत तथा फ्रांस का। और एक है वरुण, जो कि नौसेनाओं का अभ्यास है भारत और फ्रांस का। तो कुल मिलाकर 3 अभ्यास भारत और फ्रांस करते हैं, जिसमें शक्ति है थल सेनाओं का, गरुड़ है वायुसेनाओं का और वरुण है नौसेनाओं का। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, और फ्रांस की सरकार के विरुद्ध वहाँ के लोगों ने येलो वेस्ट प्रदर्शन किया था। आगे बढ़ते हैं। उइगर मुस्लिम समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो ये चीन का मुस्लिम समुदाय है। वैसे तो ये बहुत से देशों में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं।
ये मूल रूप से तुर्की हैं, लेकिन इनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में है। और चीन में ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है, क्योंकि चीन में इनको डिटेंशन सेंटर पे रखने के आदेश दिए गए हैं। अर्थात चीन जो है इन पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर रहा है और इनको डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है। ये काफ़ी आरोप चीन के ऊपर लगते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। उइगर मुस्लिम समुदाय चीन से संबंधित है। एक अन्य वर्ग रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं वो म्यांमार से संबंधित हैं, लेकिन म्यांमार से वहाँ की सेना ने उनको भगा दिया और इस समय वो बांग्लादेश में शरण लेकर रह रहे हैं। मधेसी समुदाय नेपाल का समुदाय है, तो ये कुछ समुदाय हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें मधेसी नेपाल का समुदाय, रोहिंग्या म्यांमार का समुदाय और उइगर मुस्लिम जो है चीन का समुदाय। इसके बाद है ए प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये रुचिका तोमर हैं और ये इनका पहला उपन्यास है। ये भारतीय मूल की अमेरिकी लेखक हैं। तो ये हैं रुचिका तोमर और ये है कवर पेज इनके नॉवल का ए प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स का। और इनको इस उपन्यास के लिए पेन हेमिंगवे अवार्ड दिया गया 2020 का। पेन हेमिंगवे अवार्ड अमेरिका के लेखकों को दिया जाता है। तो मैंने बताया कि ये भारतीय मूल की अमेरिकी लेखक हैं और ये इनका पहला ही उपन्यास है ए प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स। आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो बहुत से विद्यार्थी इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया था। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और 1953 में 14 सितंबर का दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में पहली बार मनाया गया। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को 1953 से मनाते आ रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय जो विश्व हिंदी दिवस है वो 1975 से। तो ये दोनों के बीच में आप अंतर स्पष्ट कर लें। जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 2021 में फिजी में होगा। तो फिजी के अंदर 2021 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष चलाया गया? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में जून के महीने में चलाया गया था। देखिए, पंजाब का एक समुदाय पंजाब को भारत से अलग करके एक अन्य देश बनाने की मांग कर रहा था और इसमें जनरल सिंह भिंडरावाला ने एक उग्रवादी संगठन गठित किया, बब्बर खालसा। तो उसी संगठन के कुछ उग्रवादी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे हुए थे और स्वर्ण मंदिर को उन उग्रवादियों से खाली कराने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, जो लगभग 8 दिन चला और भारतीय सेना को इसमें सफलता मिली। तो एक समय था जब पंजाब का एक वर्ग जो है पंजाब को भारत से अलग करने की मांग करता था और खालिस्तान नाम का एक अन्य देश की मांग हो रही थी खालसा पंथ के नाम पर। हमारा अगला प्रश्न खालसा पंथ पर बेस्ड है। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ कब स्थापित किया? तो ये 1699 में बैसाखी के अवसर पर गुरु गोबिंद सिंह जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, उन्होंने एक सैन्य संगठन स्थापित किया सिखों का, जिसे खालसा पंथ कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो ये दोनों एक ही दिन होते हैं 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाए जाते हैं। 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। भारतीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वो हैं सुनील अरोड़ा। और अगर हम विश्व पर्यटन दिवस की बात करें तो 27 सितंबर को होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। राष्ट्रीय जो पर्यटन दिवस है वो 25 जनवरी और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर करें और आप कमेंट करके ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगता है।
इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि मेरे वीडियो को आप बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, स्वयं प्रभा टीवी चैनल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के DTH जो है एजुकेशन चैनल हैं, डायरेक्ट टू होम, तो आपके केबल के ऊपर इनका प्रसारण किया जाता है और ये शिक्षा से संबंधित हैं। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल, जो वर्तमान में उत्तराखंड के हरिद्वार से लोकसभा के सांसद हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कुछ पोर्टल्स भी हैं, जिसमें हाल ही में युक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसके अलावा शगुन और दीक्षा पोर्टल का संबंध भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय से ही है। हमारा अगला प्रश्न है, शिरुई लिली फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो ये मणिपुर का फेस्टिवल है। मणिपुर में एक योशंग फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है। मणिपुर में कुकी जनजाति के लोग वास करते हैं। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और वर्तमान राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला, जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव भी लड़ा था लेकिन हार गई थी। इसके बाद है नासा के कैसिनी मिशन का संबंध, तो ये है शनि ग्रह से। तो शनि ग्रह से संबंधित है नासा का कैसिनी मिशन। और नासा ने विश्व का पहला सूर्य के अध्ययन का मिशन भी लॉन्च किया था, जिसका नाम है सोलर प्रोब। और नासा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए एक मिशन लॉन्च करेगा, आर्टेमिस मिशन, जिसमें पहली बार किसी महिला को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। इसके बाद है नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो नाबार्ड का अर्थ है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ऋण प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को बी शिवारमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में, और इसके जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं वो हैं चिंतला गोविंदा राजुलू, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हर्ष कुमार भनवाल थे, लेकिन अभी हैं चिंतला गोविंदा राजुलू, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस ही बन सकता है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए एलिजिबल है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ और इसके पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं HL दत्तू। इसके बाद है PM आशा योजना का संबंध किससे है? तो ये फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से। तो इस योजना का उद्देश्य है कि फसलों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है MSP है वो दुगना कर दिया जाए चरणबद्ध तरीके से। आप सबको पता है कि केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। अगर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो इसकी रिकमेंडेशन सिफारिश जो है वो CACP करता है। CACP का अर्थ है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये सिफारिश करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए। अगर हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है, तो इसका आंसर रहेगा CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। लेकिन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी कौन देता है? तो इसका आंसर रहेगा केंद्र की कैबिनेट। तो ये बहुत ही ज़्यादा विवादित क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज में कई बार बच्चे ट्रैप हो जाते हैं और गलत उत्तर दे देते हैं। तो फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको मंजूरी देने का कार्य केंद्र की कैबिनेट का है, और जबकि इसको रिकमेंडेशन करने का कि किस फसल के लिए इस बार कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, ये रिकमेंडेशन करता है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। इसके बाद है वडक्कूनाथन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये केरल के त्रिशूर में स्थित है। केरल में एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर है और एक गुरुवायूर मंदिर भी है, और इससे पहले हमने इसी वीडियो में सबरीमाला मंदिर को भी डिस्कस किया है।
केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनारी विजयन। और केरल जो है उसने रूम फॉर द रिवर नाम का एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया है बाढ़ से बचाव के लिए, रूम फॉर द रिवर। इसके बाद है भारत के वर्तमान सीएजी कौन हैं, तो ये हैं राजीव महर्षि। तो सीएजी का अर्थ है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और सीएजी के बारे में संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में बताया गया है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसे सार्वजनिक धन का संरक्षक अर्थात प्रोटेक्टर ऑफ द पब्लिक मनी कहते हैं। हमारे पहले सीएजी नरहरि राव थे। सीएजी का जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष का कार्यकाल जो भी पहले हो तक निर्धारित किया गया है। तो वर्तमान सीएजी हैं राजीव महर्षि। ओडिशा सरकार ने कब तक ओडिशा को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, तो ये यूएन के साथ मिलकर, संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर ओडिशा सरकार ने 2030 तक पूरे ओडिशा को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। यदि बाल विवाह की बात की जाए तो 1929 में ब्रिटिश सरकार के समय लागू किया गया शारदा एक्ट बाल विवाह को रोकने के लिए था, जिसमें लड़कियों की विवाह के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। वर्तमान में भारत में लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और लड़कियों की 18 वर्ष है। ये 1978 में डिसाइड हुई थी। तो 1978 से भारत में यही न्यूनतम आयु है विवाह की, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक कौन हैं, तो ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका मुख्यालय नोएडा में है। तो इसके संस्थापक हैं शिव नाडर और इनकी बेटी है रोशनी नाडर जो इस समय HCL की उपाध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद है लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं, तो लद्दाख के पहले उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। तो ये आप देखें, ये हैं राधा कृष्ण माथुर जो लद्दाख के पहले उपराज्यपाल हैं। और ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बनाए गए हैं। इसके बाद है क्वांटस एयरलाइंस का संबंध किस देश से है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस है। और ये एयरलाइंस चर्चा में इसलिए रही क्योंकि इसने दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट उड़ाई न्यूयॉर्क से सिडनी तक। तो न्यूयॉर्क जो है वो अमेरिका की कॉमर्शियल कैपिटल है और सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का शहर है। तो दोनों शहरों के बीच दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट उड़ाई क्वांटस एयरलाइंस ने जो ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बने, तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है, उसी दिन इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। लद्दाख जो है इस समय क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ विधानसभा भी रखी गई है जिसके चुनाव आगामी समय में होंगे। इसके बाद है टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने कौन से ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस और इन्होंने अमेरिका के अटलांटा ओलंपिक में 1996 में कांस्य पदक जीता था। पहले भारतीय जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता वो केडी जाधव थे, महाराष्ट्र के कुश्ती के खिलाड़ी पहलवान, जिन्होंने 1952 में कांस्य पदक ओलंपिक में जीता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर टेनिस की बात करें तो टेनिस में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं रोजर फेडरर जो स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ी हैं, 20 ग्रैंड स्लैम, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है आरोग्य सेतु ऐप का निर्माण किस संस्था ने किया, तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने आरोग्य सेतु ऐप का निर्माण किया है। और इस ऐप ने अभी एक रिकॉर्ड भी बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, मात्र 13 दिनों में 5 करोड़ डाउनलोड्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड आरोग्य सेतु ऐप ने बनाया है। तो ये कोविड-19 से निपटने के लिए ऐप लॉन्च की गई है और प्रत्येक देशवासी से आग्रह किया गया है कि आप इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड ज़रूर करके रखें। इसके बाद है मैटरहॉर्न पर्वत किस देश में स्थित है, तो ये स्विट्ज़रलैंड में है। और ये पर्वत चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में 20 अप्रैल के दिन इस पर्वत पर भारतीय तिरंगा जो है वो रोशनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। तो रोशनी के माध्यम से भारत का तिरंगा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया।
क्योंकि भारत ने जिस प्रकार से कोविड-19 से निपटने के लिए दवा इत्यादि से विश्व के सभी देशों की मदद की है, तो उसी के धन्यवाद के रूप में और जो पूरे विश्व को कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने जो मार्ग प्रदर्शित किया है, उसके लिए भारतीय तिरंगे को मैटरहॉर्न पर्वत पर जो है प्रदर्शित किया गया रोशनी के माध्यम से। मैटरहॉर्न पर्वत जो है आल्प्स पर्वत का भाग है और ये स्विट्ज़रलैंड और इटली के सीमा पर स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है वो दृश्य, भारतीय तिरंगा जो है मैटरहॉर्न पर्वत पर किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये पेरू की राजधानी लीमा में स्थित है। आलू की उत्पत्ति भी पेरू से ही हुई थी और भारत में इसको लेकर आए थे पुर्तगाली आलू को बटाटा कहते थे। और जो राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है, जबकि भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड वाइड फंड का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1961 में इसका गठन हुआ था और इसका मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है विश्वनाथन आनंद कितनी बार विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं, तो ये 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। इनका नाम अभी सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि वर्ल्ड वाइड फंड ने भारत में चलाए जाने वाले पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर विश्वनाथन आनंद को बनाया है। और मैं आपको बता दूं कि जो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न, ये पहली बार 1991-92 में दिया गया था और ये पहली बार विश्वनाथन आनंद को ही प्रदान किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो ये 2013 में पारित किया गया और ये हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 21 के तहत नागरिकों को जो है भोजन का अधिकार प्रदान किया गया है। और जब ये हमें दिया गया था 2013 में, तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ भारत का विवाद भी हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार जो सरकार है वो किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं दे सकती। इसके बाद है ब्रिटेन आधिकारिक रूप से यूरोपियन यूनियन से कब अलग हुआ था, तो यूरोपियन यूनियन आएगा यहाँ। यूरोपियन यूनियन से कब अलग हुआ था ब्रिटेन आधिकारिक रूप से, तो ये 31 जनवरी 2020 को अलग हुआ। इसको मीडिया के अंदर ब्रेग्जिट का नाम दिया गया, अर्थात ब्रिटेन्स एग्जिट। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसका गठन 1993 में हुआ और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। और ब्रिटेन के अलग होने के बाद इसमें 27 सदस्य देश रह गए हैं। तो ये था आज का आपका वीडियो। ये है WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है पांडा, तो ये आपको याद रखना है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपका सवाल है कि उड़ीसा सरकार ने कब तक ओडिशा को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।